नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सबको ये सीरीज समझ में आ रही होगी। और एक बात आप अच्छी तरह से याद रखें, इस सीरीज के जो 50 क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है कि चाहे वो सरल हो या कठिन हो, सरल और कठिन से कोई मतलब नहीं रखना है। आपको केवल मतलब रखना है कि आप कितने सही कर पा रहे हैं और कितने आपसे गलत हो रहे हैं। और इस सीरीज में आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसके जस्ट 2-5 सेकंड बाद आपको आंसर भी दिया जाता है। तो आपको एक नोटबुक और पेन लेके बैठना है और आपको केवल अपने इन 50 क्वेश्चन जो जीके जीएस के हैं उनमें एनालाइज करके देखना है कि आप कितने सही बना पा रहे हैं। और जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपसे, चाहे वो जल्दबाजी में हो, चाहे वो किसी कारणवश कैसे भी गलत हुए हों, या आप जानते हो या ना जानते हो गलती हुई है, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको वो टॉपिक क्लियर कर लेना चाहिए। और जहां भी आपको प्रॉब्लम आती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप जो मेहनत कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सफल हो और आपकी ये मेहनत लगातार तब तक जारी रहे जब तक आप पूरी तरह से सफल नहीं हो जाते हैं। क्योंकि ये जो माँ बाप ने अपने लोगों के लिए सपना देखा है कि हमारा बच्चा सफल जरूर होगा, और जो उनको ये विश्वास है आप पर, वो विश्वास पे आपको खरे उतरना है। तो आपको साबित करके दिखाना है कि हम जिस क्षेत्र में मेहनत करते हैं उसमें सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। तो आइए इसी कोशिश के साथ शुरू करते हैं आज की ये जीनियस सुपर सीरीज, जिसमें आप टॉप 50 क्वेश्चन देखते हैं और रिवाइज करते हैं। तो ये आज के इस सेशन के 5वां सेट है। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल क्या है? क्या एक प्रकार का वायरस है, या एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो अनाधिकृत पहुंच को रोकती है, या एक प्रकार का मेलवेयर है? तो आपको जो भी आंसर आपको पता है आपने लगा लिया होगा। अब हम आपको आंसर बताते हैं। तो इसका सही आंसर है एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो कि अनाधिकृत डाटा को यहाँ पहुंचने से रोकती है। यानी अनाधिकृत जो पहुंच बनती है नेटवर्किंग या इंटरनेट के क्षेत्र में, उसको ये रोकती है। ठीक है, तो आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में स्थित है? यानी हम लोग जो वायुमंडलीय परतों को देखते हैं उसमें आपको ये पता करना है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में स्थित है। क्या वो क्षोभ मंडल है, या समताप मंडल में, या मध्य मंडल में, या बाह्य वायुमंडल में? तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो सही आंसर है बाह्य वायुमंडल। यानी कि आप देखते हैं कि जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडलों में 750 से अधिक किलोमीटर की ऊंचाई पर जो हमारा बाह्य मंडल है, उसी वायुमंडल के वायुमंडल में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थित है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम, जो भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है, उसका नाम क्या है? क्या उसका नाम शिखर है, या इंद्रजाल है, या चेतक है, या इनमें से या उपयुक्त में से एक से अधिक भी उसके नाम हैं? ठीक है, तो आपने जो आंसर लगाया है वो आप थोड़ा चेक कर लीजिए। और इसका सही आंसर है जो कि आपने लगाया है, अगर आपने बी लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 2024 तक रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो आपने देखा होगा, अभी चर्चा में भी रहा है ये। तो आपको बताना है रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है। क्या वो चीन है, या भारत है, या अमेरिका है, या सऊदी अरब है? तो अगस्त 2024 तक का जो आंकड़ा है उसमें रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश
भारत है। आपने देखा होगा पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के कारण या इन पर जो प्रतिबंधित है या प्रक्रिया है या विरोध है, तो उसमें रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश हमारा भारत देश है। ठीक है, हालांकि आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है? तो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, और जिस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है और सही और सटीक आंसर देना है। किसी भी प्रकार से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? क्या वो लेह में, या इंदौर में, या जैसलमेर में, या चेन्नई में? तो सही आंसर आपने लगा लिया होगा, और अगर आपने आंसर लेह लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए भारत में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो जो लिंग आधारित हिंसा होती है उसको खत्म करने के लिए भारत ने एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम आपको बताना है। क्या उसका नाम बेटी बचाओ है, या शक्ति अभियान है, या अब कोई बहाना नहीं, या निर्भया पहल है? तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, और आपने इसका आंसर अगर आपने सी लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए, हमें अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रखना है। ये आप जानते हैं कि जिस क्षेत्र में हम कदम बढ़ाते हैं तो उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ दूरी तय जरूर होती है। तो आइए आप इस पहल के साथ आप अपने क्वेश्चनों को अपडेट करते रहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी कहाँ पर स्थित है? ये जो ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी कहाँ पर स्थित है। तो क्या देहरादून में है, या शिमला में है, या मैसूर में है, या जोहरट में है? ठीक है, तो अगर आपने इसका आंसर ए लगा दिया है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द मॉनसून को जो मौसम से लिया गया है, ये थोड़ा सा रोक लेते हैं। शब्द मॉनसून को जो मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ मौसम है, तो ये किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है। क्या वो अरबी है, या संस्कृत है, या फ्रेंच है, या लैटिन शब्द है? ठीक है, तो मौसम शब्द जो है, जो मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ मौसम है, ये लिया गया है अरबी भाषा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आप देखते हैं प्रमुख क्रांतिकारियों के बहुत प्रसिद्ध नारे हैं, जो कि आपको रिवाइज कर लेना है। और मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आ गया होगा, क्योंकि आपने इसको कई बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, यह नारा दिया था, किसने दिया था? आपने लगा लिया होगा। तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगर आपने आंसर डी लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी क्रम में एक क्वेश्चन है, लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित हैं? यानी पहले अभी तक हम जो जानते थे या पढ़ा हुआ रहता है कि लाल बाल पाल के नाम से कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध थे, तो हम तुरंत इस चीज को बता देते थे। लाल से कौन थे? लाला लाजपत राय। बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पॉल। लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन अपडेट करके दिया गया है कि इन तीनों महापुरुषों का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, और क्रम से आपको बताना है कि लाल का संबंध किस राज्य से है, बाल का संबंध किस राज्य से है, और पाल का संबंध किस राज्य से है। तो आपका सही आंसर अगर आपने डी लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि लाला लाजपत राय का संबंध पंजाब से था, और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे, और बिपिन चंद्र पॉल बंगाल से थे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये आसान जो क्रम है, अभी धीमे धीमे आपको ये क्वेश्चन भी और अपडेटेड होते चले जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप शुरू से एक बेसिक पृष्ठभूमि से होते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं आपको। मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? आपने कई बार पढ़ा हुआ है, मुंडकोपनिषद भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें मिल जाता है। तो मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है?
क्या वो सामवेद से है, या अथर्ववेद से है, या यजुर्वेद से है, या ऋग्वेद से है? तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, तो सही आंसर है इसका अथर्ववेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप पढ़ रहे होंगे और आपने सही जवाब तुरंत लगा लिया होगा। ठीक है, क्या वो केरल में है, तमिलनाडु में है, गोवा में है, उड़ीसा में है? तो मीनाक्षी मंदिर पर अगर आपने तमिलनाडु लगाया है तो बिल्कुल सही। ये चीज इसलिए भी इसमें दे दिया जाता है कि कभी कभी बच्चा क्या करते हैं कि सीधा सीधा मीनाक्षी मंदिर मदुरई, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, लेकिन वो कभी जल्दबाजी में भूल जाते हैं कि मदुरई तमिलनाडु में है, या केरल में है, या गोवा में है, उड़ीसा में है, कर्नाटक में है। तो ये भी थोड़ा सा फोकस करके चल रहा है कि जल्दबाजी में आसान क्वेश्चन भी गलत ना हो जाए। आसान क्या यार, जिस पर पहुंच ज्यादा हो जाती है तो उस पर भी आप आसानी से काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार किस नाम से मनाया जाता है? देखिए, मकर संक्रांति भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाई जाती है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है गुजरात में मकर संक्रांति का त्योहार किस नाम से मनाया जाता है। तो आपको आंसर इसमें से चुनना है। क्या वो पश्चिमायन कहते हैं, या पूर्वायन के नाम से जानते हैं, या उत्तरायण के नाम से जानते हैं, या दक्षिणायन के नाम से जाना जाता है या मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर, अगर आपने सी लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं। उत्तरायण के यानी गुजरात में उत्तरायण के नाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप आसानी से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। आसान क्वेश्चन है, किसी अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जो कानूनी रूप से निहित नहीं है, या क्षेत्राधिकार के बिना कार्य करने, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो आपने आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की जो रिटें पढ़ी हैं उनमें से आपको बताना है क्या वो इस प्रकार के कार्यों को रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी की जाती है, या परमादेश रिट जारी की जाती है, या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है, या अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है? तो आपने आसानी से इसका आंसर लगा लिया होगा, और अगर आपने आंसर ए लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ग्रह पर एक दिन की अवधि लगभग 16 घंटे की होती है? यानी आपको बताना है कि वो कौन सा ग्रह है जहां पर 16 घंटे का दिन होता है। तो क्या वो मंगल ग्रह है, या वरुण ग्रह है, या बुध ग्रह है, या शुक्र ग्रह है? तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, और सही आंसर इसका वरुण है। अगर आपने बी आंसर सही किया है, लगाया है, तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि अगले आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण भी रहेगा, और आया भी कई बार एग्जाम में है। तो आपको थोड़ा इस प्रकार के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना होगा कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? क्या वो हरा सफेद पीला, या नारंगी सफेद हरा, या लाल हरा पीला, या लाल हरा सफेद था? तो आपने जो आंसर चुन लिया होगा, और इसका सही आंसर है लाल हरा और पीला, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पढ़ लें, खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपने इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, पूछा जा रहा है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं? यानी आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में हेमेटाइट के भंडार सबसे अधिक हैं। क्या वो उड़ीसा में है, या बिहार में है, या पश्चिम बंगाल में है, या छत्तीसगढ़ में है? तो अगर आपने आंसर ए लगाया है उड़ीसा, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में ही हैं। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर आपने इतिहास को पढ़ा है और वो भी इतिहास में सम्राट अकबर के बारे में पढ़ा है, तो उनके शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन थे? आपको ये बताना है कि सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन थे।
तो वो कौन थे? क्या वो वजीर खान थे, या नूरजहां थी, या टोडरमल थे, या अबुल फजल थे? तो आपने अगर आंसर इसका लगा लिया है तो इसका सही जवाब है टोडरमल। ठीक है, जो कि सम्राट अकबर के दरबार के राजस्व मंत्री थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप उम्मीद है कि आप आसानी से कर भी लेंगे अगर आपने तैयारी शुरू अच्छी तरह से कर दी है। परमाणु त्रिज्या के संदर्भ में यदि आपको बताना है कि परमाणु त्रिज्या के बारे में, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या प्रवृत्ति देखी जा सकती है, यानी परमाणु त्रिज्या में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या की प्रवृत्ति कैसी होगी? क्या परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी यानी बढ़ती है, या परमाणु त्रिज्या घटती है, या अपरिवर्तित रहती है, या पहले बढ़ती है और फिर घटती है? तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। तो इसका सही आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? यानी आर्टिकल 35A जो है वो किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? ठीक है, आपने आर्टिकल 35 के बारे में अभी चर्चा में भी रहा है और पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो क्या वो 1949 में जोड़ा गया था, या 1954 में जोड़ा गया, या 56 में जोड़ा गया, 1950 में जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर आपने लगा लिया होगा। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसा था, इसी उसमें 35A लगा रहता था, जिसकी वजह से शेष भारतीय वहां पर बसने या निवास करने के लिए नागरिकता से संबंधित आर्टिकल था, जिसको अभी जब जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन हो गया तो ये समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए बाकी एक्सप्लेनेशन हम आपको बाद में बताते रहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अब हमें रेलवे ही नहीं एसएससी में भी देखने को मिलते हैं, और अन्य जगह जो स्टेट एग्जाम है अभी हाल ही में अभी यूपी पुलिस ने भी अपनी घोषणा कर दी है, और मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती भी आनी है। तो आपको रुकना नहीं है, आपको जो भी एग्जाम होगा उसके लिए जीके के लिए हम आपको दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आप भी अपनी मेहनत को सफल बनाओ और माँ बाप के सपनों को पूरा करो। तो क्वेश्चन है, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा कि आपसे पूछा जा रहा है नदी और सहायक नदी। अगर आपने मेची नदी का नाम सुना है तो आप बता सकते हैं कि वो किसकी सहायक नदी है। क्या वो हुगली की है, या ब्रह्मपुत्र की है, या गंगा की है, या महानंदा की है? तो इसका आपने आंसर लगा लिया होगा, और सही जवाब है इसका महानंदा। और महानंदा नदी जो है ये बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य बहती है। ठीक है, इस प्रकार से आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। और ये इन दोनों के बीच सीमा बनाती हुई बांग्लादेश में भी प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपने कई बार पढ़ा हुआ होगा कि पूना समझौता का संबंध किससे है? तो पूना पैक्ट आप जानते हैं, तो जिसमें संबंध पूछा गया है कि पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण से संबंधित है, या हिंदुओं के लिए चुनावी सीटों का आरक्षण है, या मुस्लिमों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से संबंधित है, या सिखों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से संबंधित था? तो आपको पता है कि पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था, उसमें आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के भी पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों को लेकर इसमें समझौता हुआ था। अगर आपने आंसर यही लगाया है तो आप बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? तो आपको याद होगा क्लास में हमने जब आपको निर्वाचन पढ़ाया था तो उसमें सारी चीजें क्लियर की थी। तो आपको ईवीएम के बारे में भी क्लियर है कि पहली बार भारत के किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था? तो आपका आंसर जो है, ठीक है, आपने लगा लिया होगा, तो इसका सही आंसर है केरल में। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ आप वीवीपैट के बारे में भी पढ़ लें, जो भी निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है, किस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक्स का या टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, उन सब चीजों पे अपडेट जरूर रखें। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज, ये जरूर ध्यान रखना है कि समुद्री ग्लास ब्रिज पूछा गया है, कहाँ बनाया गया है। तो भारत का ये पहला है जो कि समुद्री ग्लास ब्रिज है, और ये कहाँ पर बनाया गया है? क्या आंध्र प्रदेश में, केरल में, गुजरात में, तमिलनाडु में? तो आपने आंसर लगा लिया होगा। और भारत का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज, अगर आपने आंसर डी चुना है जो कि तमिलनाडु, तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में वैधानिक तरलता अनुपात कौन निर्धारित करता है? तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करती है, या वाणिज्यिक बैंक निर्धारित करता है, या इंडिया बॉन्ड इक्विटी फाउंडेशन लॉन्च करता है, या निर्धारित करता है, या राज्य सरकारें इसका निर्धारण करती हैं? तो वैधानिक तरलता अनुपात का निर्धारण आपने अगर आंसर लगा लिया है तो इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की भूमिका आपको बतानी है कि पारिस्थितिक तंत्र में, किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक की क्या भूमिका होती है। क्या अपघटक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, या वे मृत जीवों और अपशिष्ट पदार्थों को तरल पदार्थों में तोड़ते हैं, या वे शाकाहारी जंतुओं का भोजन होते हैं, या वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं? तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा अपघटक के बारे में, जिन्हें हम पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहते हैं, स्कैवेंजर्स के नाम से भी जानते हैं, या पृथ्वी का मेहतर भी इनको कहा जाता है। तो मुख्य भूमिका इनकी क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर आपने आंसर भी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, यानी जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन की पहल है? यानी दिए गए संगठनों की इनमें से किसी भी एक संगठन की एक पहल है जिसका नाम इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है। ठीक है, तो क्या वो इन्फोसिस फाउंडेशन की पहल है, या HCL फाउंडेशन की पहल है, या अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की पहल है, या टाटा ट्रस्ट की पहल है? तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, और इसका सही जवाब है टाटा ट्रस्ट, यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट संगठन की एक पहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम अपने पहले आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय दौरे पर किस वर्ष गई थी? यानी जो भारत की फुटबॉल टीम है वो आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय दौरे पर कुछ यानी किस साल गई थी? क्या वो 1914 में, 1950 में, 1924 में, 1947 में? तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 1924 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? यानी एक कंप्यूटर में इन जो डिवाइसेस दी गई हैं आपको ऑप्शन के रूप में, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो प्रिंटर है, या स्पीकर है, या मॉनिटर है, या कीबोर्ड है? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, वो आप आसानी से लगा भी लिए होंगे। अगर आपने आंसर डी चुना है तो आप समझ सकते हैं कि ये आंसर आपका सही है, क्योंकि प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर सब आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करती हैं, और कीबोर्ड को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी, कौन सी? कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो ये काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने बार बार पढ़े हैं, और इसी वजह से अगर आपने बार बार पढ़े हुए क्वेश्चनों का सही से कॉन्फिडेंशियल तरीके से रिवीजन नहीं किया है तो कभी कभी जल्दबाजी में हम आंसर आसान सा जो हमें आता था उसमें हम गलती कर सकते हैं। इसलिए इसको आप आसानी से बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि कुचिपुड़ी का संबंध क्या उड़ीसा से है, या आंध्र प्रदेश से है, या केरल से है, या कर्नाटक से है। ठीक है, तो आपने आंसर लगा लिया होगा, और इसका आंसर सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि कभी कभी कुचिपुड़ी बोलते हम कुछ हैं, दिमाग कुछ और, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि वो कुचिपुड़ी को कथकली समझ लें। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर आप बार बार रिविजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आसानी से आप अच्छा स्कोर निकाल पाएंगे जीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन
सही नहीं है। इसमें जरूर आपको ध्यान रखना है। यानी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 सही हैं और आपको पता करना है कि कौन सा कथन गलत है यानी सही नहीं है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में कि इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है, यह सक्रिय ज्वालामुखियों की एक बेल्ट है, पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित है। पैसिफिक रिंग उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है। अब आपको बताना है गलत कौन है। तो आपको पता है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये बिल्कुल सही है कि इसकी लंबाई लगभग 40 किलोमीटर है, यह सक्रिय ज्वालामुखी की बेल्ट है और पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में स्थित होते हैं। यानी ये हमारे कथन सही थे और हमको बताना क्या है गलत, तो गलत रहेगा ये। अगर आपने डी आंसर लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है। अब अगर जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम जीके को एक तरह से कर लेंगे या बहुत जीके है, कहाँ तक जीके पढ़ेंगे, अथाह है जीके, ये सब विचारधारा कोई मायने नहीं रखती है अगर आपने लक्ष्य को ठान लिया है तो। इसका मतलब सीधा सीधा तात्पर्य होता है कि आप कहीं ना कहीं किसी न इस विषय से लापरवाही कर रहे हैं और आजकल के रेशियो में सबसे ज्यादा परसेंटाइल जीके जीएस का गिरता जा रहा है। इसलिए उम्मीद है कि आप इसको लापरवाही में ना लें और आप इसका लगातार अध्ययन करें और अध्ययन के साथ साथ इसका रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए आप बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चनों पर फोकस बना के रखें और पढ़ाई करते रहें। हम आपको हमेशा की तरह इस प्रकार से सभी प्रकार के क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। बाकी हम डिस्कस क्लास में कर सकते हैं, आप बाकी हमसे संपर्क करें। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सभी प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए, तो ये गलत अवधारणाओं को छोड़ के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आप फुल कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और लगातार अभ्यास करना ही होगा। ठीक है। हालांकि आप पूरा नहीं तो इसीलिए आवश्यक होती है कि आप निश्चित कंटेंट पे काम करें। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश, यानी अब कंटेंट में फर्स्ट नहीं सेकंड पूछा जाएगा। कभी कभी आपको अभी स्टार्टअप लेवल रहेगा, अभी शुरुआत ही है, 5वां सेट चल रहा है सर, उसके आगे जैसे जैसे हम लोग लेवल करते चले जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चनों का दायरा बढ़ता चला जाएगा। उसी में आज पहला दूसरे वाली बात चल रही है, फिर लगातार 5 को क्रम से लगाने की बात होगी, फिर इनकी स्थिति आगे क्वेश्चन आपके अपडेट होते जाएंगे। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है, वो कौन सा बन गया है? क्या वो दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, चीन है, मैक्सिको है? तो हाल ही में ऐसा सब हुआ है तो आपको आसानी से पता होगा कि इसका आंसर बी है कि हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो हमारा देश भारत बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने वर्ष 2024 तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो आपको बताना है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने वर्ष 2024 तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपने आंसर लगा लिया होगा कि 8 जीते हैं या 9 जीते हैं या 10 जीते हैं या इनसे अधिक जीते हैं। अगर आपको लगता है कि 10 से अधिक जीते हैं, 12, 15, 20, 50, तो आप ऑप्शन डी आप चुन सकते हैं। लेकिन इसका आपको ध्यान रखना है कि आंसर क्या है, ये आपको बता रहे थे कि इसका मतलब क्या है। यदि आपको लगता है कि इतने पदक से यानी स्वर्ण पदक से ज्यादा भी जीते हैं, ठीक है, भारत में पुरुष हॉकी टीम में, तो आपको आंसर डी चुनना होता है। तो इस प्रकार से आपने आंसर लगा लिया होगा और सही आंसर इसका 8 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की गई है या की जाएगी? ठीक है। तो आपको पता है कि अभी हाल ही में 2025-26 का जो बजट जारी हुआ है उसमें मखाना बोर्ड स्थापना करने की बात की गई है और ये मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा आपको ये क्वेश्चन के थ्रू बताना है। क्या बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में? तो आपने आंसर लगा लिया होगा, मखाना बोर्ड कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार में। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2024 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को टेनिस हॉल ऑफ फेम यानी अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा
गया है। क्या वो लिएंडर पेस है, या विजय अमृतराज है, नोवाक जोकोविच है, या ए और बी दोनों हैं? ठीक है, तो आप आसानी से इसका सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर आपने अपडेट करके रखा है अपने आप को तो जवाब आपका सही होना चाहिए, और इसका सही जवाब है डी, यानी ए और बी दोनों की हॉल ऑफ फेम में शामिल उनको किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई? सीधी सीधी बात है कि महिलाओं को वित्तीय सहायता सुभद्रा योजना के द्वारा प्रदान की जाती है, वो भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो क्या वो आंध्र प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में, गुजरात में? तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ग्रुप 15 यानी ग्रुप 15 से संबंधित देश कौन सा है? तो क्या वो ग्रुप 15 में पाकिस्तान शामिल है, श्रीलंका है, भूटान है, बांग्लादेश है? जल्दी से आप अपना आंसर लगा लीजिए। अगर आपने आंसर लगा लिया है तो इसका सही जवाब ग्रुप 15 से संबंधित देश जो है वो श्रीलंका है। ठीक है, अगर आपने बी ऑप्शन चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बहुत इस प्रकार के बहुत सारे उपनाम या किस शहरों को क्या कहते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन लेटेस्ट आपने अगर सुना है तो बढ़िया है। फॉरबिडन सिटी कहाँ पर स्थित है? क्या वो वियतनाम में है, म्यांमार में है, ग्रीस में है, चीन में है? तो अगर आपने पढ़ा है तो आपने आंसर लगा लिया होगा, तो इसका सही आंसर चीन है। हालांकि फॉरबिडन सिटी कहते हैं लहासा को। ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। फॉरबिडन सिटी हम किसको कहते हैं? लहासा को। ठीक है, और लहासा किसके अंतर्गत है? चीन के। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर चीन ही होगा, क्योंकि ऑप्शन में अगर लहासा होता तो हम लहासा लगा सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, जैसे एम्पायर ऑफ सिटी किसको कहते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आप अपडेट करते रहिए, हम आपको क्वेश्चन के थ्रू पूछते रहेंगे। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? यानी भारत में जो देसी भाषा प्रेस अधिनियम है वो किसने पेश किया था? क्या वो लॉर्ड रिपन थे, या लॉर्ड डलहौजी थे, या लॉर्ड लिटन थे, या लॉर्ड विलिंगटन थे? तो आपने आंसर लगा लिया होगा, तो सही आंसर है देसी भाषा प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिटन ने पेश किया था। ठीक है, तो चलते हैं। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप अपना सेल्फ जो मूल्यांकन है, ठीक है, वो आप जरूर कर पा रहे होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पेमेंट बैंकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पेमेंट बैंक क्या वो डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, वे ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं, वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं? तो आपको बताना है कि पेमेंट बैंकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, अगर एक गलत है तो 3 तो सही हैं। तो अगर आपने आंसर लगा लिया है, तो अगर आपने आंसर लगाया है बी, तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, क्योंकि पेमेंट बैंक जो है वो डेबिट कार्ड जारी करते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते हैं। ठीक है, वे ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो इसमें तो सीधा नहीं दिया है। वे मांग आधार जमा स्वीकार कर सकते हैं, तो ये पेमेंट बैंकों की एक विशेषता के रूप में हो गई है। तो ये छोटे छोटे जो अपने अकाउंट खुलवाते हैं और बैंकों से संबंध रखते हैं और एक दूसरे का ट्रांजेक्शन करवा देते हैं, तो ये पेमेंट बैंक की ये विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए बाकी आप जानते हैं। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया है। तो आपको विजयनगर राजवंश आपने पढ़ा होगा, विजयनगर साम्राज्य वही है। तो आपको बताना कि इस साम्राज्य का वो शासक जो 16वीं शताब्दी में शासक रहा, तो क्या वो पुलकेशिन द्वितीय था, क्या राजा राजचोल थे, या आदिशंकर थे, या कृष्णदेव राय थे? तो आपने आंसर लगा लिया होगा और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कृष्णदेव राय। ठीक है, चलिए आप जानते हैं कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। बहुत सारी चीजें इनके बारे में है, आप जब पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य को तो आप पाएंगे बहुत सारे। तो ये तुलुक वंश के राजा शासक थे। ठीक है, चलिए
जनवरी 2025 में कैप्टन ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखना है कि जनवरी 2025 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना है? क्या वो गगनयान है, ये एक्सियोम मिशन 4 है, अपोलो मिशन है, या आर्टेमिस मिशन है? तो जल्दी से आप इसका आंसर लगा लें। अगर आपने लगा लिया है, अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं और तुरंत देखते ही लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप तैयारी में हैं। तो इसका सही आंसर है, अगर आपने बी लगाया है तो आप बिल्कुल सही हैं, एक्सियोम मिशन 4 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताना है। तो आपको पता है भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, एक निष्क्रिय है। तो सक्रिय ज्वालामुखी का नाम पूछा गया है, आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं कि वो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है। तो क्या वो रॉस द्वीप पर है? क्या उसका नाम रॉस द्वीप है, बैरन द्वीप है, नील द्वीप है, सेंटिनल द्वीप है? तो जल्दी से आप इसका आंसर लगा लिए होंगे और सही आंसर है इसका बी, बैरन द्वीप। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आपको द्वीपों के बारे में जरूर पढ़ लेना है, कौन से द्वीप कहाँ पर हैं। जैसे न्यू मूर द्वीप आपसे पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत सारे द्वीप हैं जो आपको बताना चाहिए, ठीक है, और आप इस प्रकार से रिवीजन करते रहें। अभी नाम भी पूछ ले जाते हैं कि उस द्वीप के नाम परिवर्तित किए गए, बहुत सारी चीजें हैं। खैर हम धीमे धीमे आपको सारे क्वेश्चन आपके सामने कर रहे हैं। एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? देखो क्वेश्चन इससे पहले ये क्वेश्चन आया था लेकिन वो दूसरे तरीके से था। जैसे एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, केवल सीधा सीधा यहाँ पूछा गया है। पिछले क्वेश्चन में और कुछ था, मैं अभी बताता हूँ। तो पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो लोलक के द्रव्यमान पर, या लोलक की लंबाई पर, उसके आयाम पर, या लोलक के पदार्थ पर? तो आपको आसानी से अगर पता होगा वो आपने लगा भी दिया होगा इसका आंसर कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। पहले पूछा गया था कि किसी लोलक के आवर्तकाल को अगर 2 गुना कर दिया जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन था, तो उसकी लंबाई में क्या होगा। हालांकि आप, मुझे उम्मीद है अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे होंगे। चलिए, कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा सब कुछ हुआ होता है, लेकिन बस यहाँ है कि कंफ्यूजन ना हो, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकें, यही हमारी कोशिश है, ताकि आप फटाक से जवाब सही ही दे पाएं। तो कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो आपको सीधा सीधा आंसर बता दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपने लगा लिया हो, कोरिंथ नगर, सुएज नगर, कील नहर और पनामा नहर। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। आपका आंसर पनामा नहर सही होगा। अल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाई आपको अब सही बताना है, ठीक है। यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असमान रूप से ठंडा होना है, यह भारत अल नीनो से प्रभावित नहीं है, इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होना इसकी विशेषता है। तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। उम्मीद है आपने कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ और आंसर गया। तो आपका आंसर इसमें आंसर डी सही है, क्योंकि प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से ठंडा और गर्म में डिफरेंस था। तो आंसर क्या हो गया? गर्म होना इसकी विशेषता है। आप जानते हैं अल नीनो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भाई ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में, इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय कॉफी उगाई जाती है। डोडा बेट्टा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, यह भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो भाई नीलगिरी पहाड़ियां वैसे ही आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो आप अच्छी तरह से पहले आंसर तो लगा ही लिया होगा, और लगा लिया है। अगर आपने आंसर डी लगाया है तो आप सही हैं, क्योंकि यह कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, केरल तमिलनाडु के मध्य में स्थित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ ये बात सही है
कि ये बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी उगाई जाती हैं। दोदा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी भी है और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु भी है। ठीक है, चलिए इन्हें ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं, आपने पहले पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में मुख्य बफर प्रणाली कौन सी है? तो ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से समझेंगे कि रक्त में मुख्य बफर प्रणाली कौन सी है। क्या वो फॉस्फेट बफर प्रणाली है, या बाइकार्बोनेट बफर प्रणाली है, या प्रोटीन बफर प्रणाली है, या एसीटेट बफर प्रणाली है? तो आपने अगर इसका आंसर लगा लिया है तो इसका सही जवाब है बाइकार्बोनेट बफर प्रणाली, जो कि रक्त में मुख्य रूप से एक बफर प्रणाली है। और यह क्या करती है, रक्त के पीएच मान को संतुलित करती है, यानी 7.35 से 7.45 के बीच में ये नियंत्रित करती रहती है। ठीक है, खैर आगे इतना अभी हम लोग रिवीजन वेब में है, इसलिए एक्सप्लेनेशन का ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका एक एनालिसिस हो सके कि आप कितना कर पा रहे हैं। तो विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब पूछा गया है, कौन सा? दूसरा, यानी दुनिया का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में है, और वो कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब जो भारत में है वो कहाँ पर है? क्या वो मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में, हैदराबाद में? जल्दी से आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, और सीधा सीधा इसका आंसर है कोलकाता में है स्थित है। ठीक है, चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, आपने पढ़ा हुआ है। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे? तो कई बार जल्दबाजी में गलती नहीं कर लेना, तो आसान है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कथक से। आप जानते हैं कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश जो भी ऑप्शन आता है उसमें कथक यूज होता है। ठीक है, और कथक के प्रसिद्ध बिरजू महाराज एक बड़े नर्तक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यानी जो इस क्वेश्चन को आपको जवाब देना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे की शुरुआत, अब भाई रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं और आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बड़ा आसान क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो क्या भारतीय रेलवे की शुरुआत 1850 में हुई थी, 1852 में हुई थी, या 1853 में हुई, या 1854 में हुई? ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि अभी अपनी ये सीरीज का बेसिक लेवल से शुरुआत है, और हम चाहते हैं कि आप लोग जो तैयारी पर बढ़ेंगे जीरो से लेकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी हम लोग अभी ये सीरीज का 5वां शुरू कर चल रहा है। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चनों का लेवल भी अपडेट होता चला जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो आप अपना रिवीजन भी अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। आप जितने भी क्वेश्चन 50 में से बना पा रहे हैं उनके जवाब या कमेंट में हमें आप बता सकते हैं कि सर हमारे इतने कंप्लीट सही होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।